एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सात की बड़ी बात में। जी हां, समय कम है, खबरें ढेर सारी है और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि साल के पहले तूफान ने कहां दस्तक दी है। जी हां, बंगाल की खाड़ी में आसानी तूफान ने आफत मचा दी है। मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है अलग अलग राज्यों में। बताया जा रहा है कि 6 घंटे में तूफान गंभीर असर दिखा सकता है। बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट किया गया है। गंभीर चक्रवात में बदल चुका है आसानी और बताया जा रहा है कि करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी के कारण तेज हवाएं चल रही है, तूफान चल रहा है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये हाई टाइड्स उठ रही है। मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। साल का ये पहला तूफान है जो अब भीषण चक्रवात में कन्वर्ट हो चुका है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल ये वो राज्य हैं जहां पर इसका हाई अलर्ट जारी किया गया है। लगातार पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें इन तमाम जगहों पर तैनात कर लिया गया है। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनको खाली करा लिया गया है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि इन राज्यों के जो पड़ोसी राज्य है वहां पर भी आसानी तूफान की आफत देखने को मिल सकती है, वहां पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसके साथ अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी आसानी तूफान का असर दिख सकता है। आसानी तूफान के असर से जो तापमान है वो गिरने की आशंका जताई जा रही है। तेज हवाएं चलेंगी और बादल भी छाए रह सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आसानी का कितना असर रहेगा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेज हवाएं चल सकती है छत्तीसगढ़ में, कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है, तेज हवाएं चलेंगी और कहीं तूफान की भी आफत हो सकती है। आपको बता दें बंगाल की खाड़ी में इसकी एंट्री हो चुकी है और अब धीरे धीरे ये दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में इसका असर छत्तीसगढ़ में भी होगा क्योंकि ओडिशा में हाई अलर्ट जारी किया गया है और उड़ीसा का पड़ोसी देश है छत्तीसगढ़, पड़ोसी राज्य है, माफ कीजिएगा। और ऐसे में माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी तेज हवाएं चलेंगी और बादल छाए रह सकते हैं और जो सदर्न एरिया है वहां पर ज्यादा असर रहेगा आसानी तूफान का। छत्तीसगढ़ में आसानी का क्या असर रहेगा उसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और वही बात की जाए आसानी की तो ये साल का पहला तूफान माना जा रहा है और आसानी का मतलब होता है क्रोध और इसका क्रोध जो भारत देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा जो हाई अलर्ट है वो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहां के आसपास के जो तटीय क्षेत्र में जितने भी घर थे, मकान थे और जो वहां पर रहने वाले लोग थे उन्हें वहां से खाली करा लिया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार और इन तमाम राज्यों की सरकार है पल पल पर नजर बनाए हुए हैं। अब आसानी की आफत है, साल का पहला तूफान है बंगाल की खाड़ी में। इसकी शुरुआत हो चुकी है। 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि आज और कल आसानी तूफान परेशानी का सबब बन सकता है, विकराल रूप ले सकता है। और इससे ही पहले 3 राज्यों में हाई अलर्ट किया गया है, ओडिशा, बंगाल और इसके साथ आंध्र प्रदेश में। ना सिर्फ इन राज्यों में बल्कि इसके आसपास के जितने भी राज्य हैं, बिहार, झारखंड, इसके साथ ही आसपास के राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और कहीं कहीं तूफान का भी असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया। आपको बता दें इससे पहले हमने गुलाब, जाबद और इसके साथ ही यास तूफान देखा था कि किस तरह से उसने तबाही मचाई थी। और अब ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के लिए अगर बात की जाए आसानी की तो ये परेशानी का सबब बन चुका है। वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में आसानी का उतना असर देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर अब भी गर्मी से परेशानी रहेगी। पश्चिम हवाओं के कारण कई जिलों में लू चलने के आसार है। रतलाम और खंडवा की अगर बात की जाए तो कल यहां पर लू का असर रहा है। सभी जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। राजगढ़ की बात हो, रतलाम की बात हो, नौगांव की बात हो, खंडवा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। तो साल के पहले तूफान ने दस्तक दे दी है। इसका असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितना रहने वाला है, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से। और वहीं भोपाल से हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है नीलम गुरवे। सबसे पहले स्टार आपकी तरफ रुक करते हैं, छत्तीसगढ़ में आसानी का कितना असर देख रहे हैं आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में कोई भी तूफान जो उड़ीसा तट से टकराता है उसका असर बिल्कुल देखने को मिलता है। वजह ये है कि छत्तीसगढ़ की बॉर्डर और उड़ीसा की बॉर्डर जुड़ी हुई है और समुद्र तल जो बोलते हैं समुद्र की तट है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो आसानी का जो तूफान है उसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। मौसम में तापमान में कमी होना शुरू हो गई है, कल से ही देखने को मिला है। और
विशेषकर एक दो स्थानों पर मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही जो तापमान में गिरावट दर्ज देखने को मिलेगी और मौसम बादल छाए रहेंगे, जिस वजह से एक दो स्थानों पर बरसात हो सकती है। हवाएं थोड़ी सी ठंडी कुछ चल सकती है, तो बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आंशिक रूप से जो आसानी तूफान है उसका असर पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा। हाँ ठीक है स्टार, आप भी नजर बना के रखेगा। अब रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। नीलम हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलम, आसानी की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में क्या इसका असर देखने को मिलेगा और वेदर अपडेट क्या कह रहा है मध्य प्रदेश का आज? जी आकांक्षा, देखिए मौसम केंद्र के मुताबिक आसानी का असर मध्य प्रदेश के मौसम पर उतना नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जिस तरीके का उसका रहा है फ्लो, उसके हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि वो वापस जो है यू टर्न लेते हुए चले जाए। मध्य प्रदेश में वो थोड़ा बहुत ही असर डालेगा, अगर डालता भी है तो। और खास तौर पर मध्य प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं, यानी कि छिंदवाड़ा, जबलपुर, सीधी, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, अगर असर होगा तो इस साइड पर होगा। और इसके अलावा बाकी अगर हम मध्य प्रदेश में मौसम की बात करें तो एक बार फिर से तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। खास तौर पर मौसम विभाग के मुताबिक जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी जिले हैं वहां पर आज से जो है तापमान बढ़ना शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ लू का असर भी देखने को मिलेगा। कल भी रतलाम और खंडवा में लू का असर देखने को मिला था और आज से एक बार फिर से ग्वालियर, चंबल, इंदौर संभाग के जिलों में भी लू का असर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो एक बार फिर से अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते कई जिलों में बादल छाए रहे थे और इसके साथ ही साथ कई जिलों में हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी, जिसके कारण तापमानों में गिरावट हुई थी। पर अब जो एक बार फिर से पश्चिमी हवाओं का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लू के साथ साथ अधिकतम तापमानों में भी बढ़ोतरी के आसार यहां पर जताए जा रहे हैं। अगर हम राजधानी भोपाल के मौसम की बात करते हैं तो शहर में भी आज से तापमान बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पिछले 24 घंटों में 42 डिग्री के आसपास तापमान जो है दर्ज किया गया था। समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अभी लू का कहर जारी रहेगा, वहीं छत्तीसगढ़ में आसानी का असर देखने को मिलेगा। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो साल के पहले तूफान ने दस्तक दे दी है, ऐसे में ओडिशा के साथ ही पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ते आगे अब रुख करेंगे कुछ दूसरी खबरों का। दमोह से बड़ी खबर आ रही है जिसे सुनकर आप भी हैरान होंगे, क्योंकि यहां पर यात्री बस को रोककर मारपीट की घटना सामने आई है, तोड़फोड़ भी की गई है। बताया जा रहा है कि शिव शक्ति ट्रैवल्स के बस को रोककर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। ड्राइवर कंडक्टर को उतारा गया और उनके साथ मारपीट की गई है। हमलावरों ने मारपीट के साथ बस में भी तोड़फोड़ की, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें शनिवार को भी इसी बस में तोड़फोड़ हुई थी। मामले की जांच कर रहे हैं, कार्रवाई होगी, ये बयान दिया गया एसपी की तरफ से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दमोह में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद कि बस को बीच में रोका जाता है, फिर उसमें जो यात्री बैठे हुए थे उनको तो छोड़ दिया गया, लेकिन जो ड्राइवर कंडक्टर थे उनके साथ मारपीट की गई। और तस्वीरें आप देखिए, शिव शक्ति ट्रैवल्स की ये बस है, किस तरह से यहाँ पर कांच तोड़े गए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जो ड्राइवर कंडक्टर थे उनको उतार करके उनके साथ भी मारपीट की गई। बड़ी बात यह है कि शनिवार को भी इसी बस को रोका गया था, तब भी मारपीट की गई थी। फिलहाल एसपी कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। सभी तथ्यों पर और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी निष्कर्ष आएगा उस पर जो है पूरी तरह से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसमें जो भी पक्ष या संबंधित लोग दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं, दमोह का बात करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र से। जितेंद्र, आखिर चूक कहां पर हो रही है? शनिवार को भी बस के साथ यहां पर तोड़फोड़ की गई और फिर रविवार को भी फिर वैसी ही तस्वीरें देखने को मिली। मामला क्या है पूरा और क्या कुछ कार्रवाई अब तक? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह दमोह में जो है गुंडागिर्दी के जो हालात हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आ जाती है तो कभी खुलेआम बसों को रोककर बस चालकों से और बस के जो स्टाफ उनसे मारपीट की जाती है। ऐसा ही एक कल फिर मामला सामने आया है, जहां पर शहर के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है समन्ना बाईपास के यहाँ पर एक शिव शक्ति ट्रेवल्स की यात्री बस थी, जो उसे रोककर और खुलेआम दिन दहाड़े उसके बस स्टाफ के साथ मारपीट की गई और उसके शीशे वगैरह तोड़ दिए गए। हालांकि पहला मामला सामने नहीं आया है, ये शनिवार के दिन भी यही एक मामला सामने आया था, जहां समन्ना बाईपास पर एक यात्री बस को रोककर और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यात्री बस को रोका गया, फिर उसके शीशे तोड़े गए और उसके स्टाफ के साथ मारपीट की गई। फिर उसके जस्ट 1 घंटे बाद में दमोह बस स्टैंड पर खड़ी इसी कंपनी की बस, इसी ट्रेवल्स की बस के साथ में फिर वही घटना घटी और वही हरकत असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दमोह में लगातार इस तरह की गुंडागिर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है और दमोह पुलिस कहीं ना कहीं इन पर लगाम लगाने में नाकाम दिख रही है, जो कहीं ना कहीं पूरे शहरवासियों के लिए चिंता का विषय बना है। जी
बिल्कुल कार्रवाई जरूर करनी चाहिए ताकि एक सख्त उदाहरण भी पहुंचे कि किस तरह से इस तरह की अगर आप कुछ वारदात को अंजाम देंगे तो आप पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब आप बात करते हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हुई दो अलग अलग घटनाओं की जो आपका भी दिल दहला दे। जी हां, रायपुर के आजाद चौक इलाके में मदर्स डे के दिन 4 बच्चियों की मां के लिए पति की हैवानियत सामने आई। वहीं भोपाल में पिता की डांट से नाराज बेटा ऐसा नाराज हुआ कि दुनिया ही छोड़ गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं रायपुर की। रायपुर के शिवनगर झंडा चौक निवासी अशोक शर्मा पत्नी शशिकला से 4 लड़कियां होने और लड़का पैदा नहीं करने की बात पर नाराज रहता था। देर रात इसी बीच पर उनके बीच विवाद हुआ। फिर आरोपी पति ने घर में रखी नेपाली खुखरी से महिला पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। महिला अस्पताल में भर्ती है और पुलिस ने केस रजिस्टर कर तलाश शुरू कर दी है। उधर भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल के एमपी नगर थाना क्षेत्र में रहने वाला 15 साल का अयान खान 8वीं क्लास का छात्र था। बेटा अयान को सिगरेट पीता देख उसके पिता ने डांटते हुए फटकार लगाई। इसके बाद वो घर से निकला और फिर वापस ही नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच कर रही थी लेकिन वो नहीं मिला। इसी बीच रविवार को दोपहर उसकी लाश जहांगीराबाद थाना क्षेत्र स्थित बावड़ी में मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों का। राजधानी भोपाल में एक दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में बंद कमरे में शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला बिस्तर पर मृत मिली जबकि पति फंदे पर लटका मिला। मृतकों का भांजा करीब 14 घंटे तक कमरे में बाहर बैठकर उनके उठने का इंतजार करता रहा। शाम तक उनके नहीं उठने पर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को आशंका है कि हत्या के बाद पति ने सुसाइड किया होगा, लेकिन शॉर्ट पीएम रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण पुलिस आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। बता दें कि दोनों के बीच खंडवा कोर्ट में मामला चल रहा था। पत्नी ने पति से अलग रहने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई है जबकि पति ने पत्नी के साथ रहने का ही आवेदन दिया हुआ था। डीसीपी श्रद्धा तिवारी के मुताबिक मृतक की पहचान खंडवा निवासी जितेंद्र चाकरे और महिला की शिनाख्त रंजीता चाकरे के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। हत्या और खुदकुशी के एंगल से जांच की जा रही है। क्योंकि इनके बीच में विवाद था तो ये संभावना है कि शायद इसने अपनी पत्नी की हत्या की होगी और खुद को फिर हैंग कर लिया है, लेकिन ये पूरी रिपोर्ट आने के बाद भी कह पाएंगे। तो भोपाल से ये बड़ी खबर आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। और अब रुक कर लेते हैं रायपुर का, जहां पर एक के बाद एक हथियार तस्कर गिरोह की खबरें सामने आ रही हैं। जी हां, एक बार फिर से अवैध हथियार तस्कर सक्रिय हो गए हैं। इसकी बानगी पिछले दिनों रामसागर पारा इलाके में हुए गोलीकांड में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में भी हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गिरफ्तार आरोपी लल्ला उर्फ राहुल मोगरे ने पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए, लेकिन पुलिस आरोपियों के फरार होने की आशंका के चलते तस्करों के नाम का खुलासा नहीं कर रही है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि आरोपी लल्ला ने राजनांदगांव निवासी एक बड़े हथियार तस्कर से पिस्टल और 8 राउंड गोली खरीदना बताया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी लल्ला के पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस जब्त कर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई के तहत जेल भेज दिया है। रायपुर पुलिस इसमें सक्रिय है और हमारे मुखबिर भी इसमें लगाए हुए हैं। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम भी अपनी मुखबिर लगाई रहती है। थानों के मुखबिर भी लगे रहते हैं। पिछले दिनों बहुत सारे हथियार इस तरह से बरामद भी किए गए हैं, और चाहे वो फायर आर्म्स हो या अन्य तरह के हों, और उसमें हम आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करते हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई करते हैं। जनवरी 2022 से अब तक शहर के करीब 5 थाने खमतराई, गुड़ियारी, आजाद नगर, डीडी नगर और राजेंद्र नगर समेत मंदिर हसौद में 10 से ज्यादा अवैध हथियार पुलिस बरामद कर चुकी है। पुलिस ऐसे आरोपियों पर आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर इतिश्री कर लेती है। गिरफ्तार आरोपी लल्ला की सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोगों की तस्वीरें शेयर की गई हैं जो रायपुर समेत अलग अलग जिलों में अवैध हथियारों के साथ पुलिस के हत्थे जड़ चुके हैं। हालांकि पुलिस को रामसागर पारा में हुए गोलीकांड की कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आई है कि शहर में चल रहे जुए, सट्टे के अवैध कारोबार में वर्चस्व की लड़ाई के चलते ये गोलीकांड हुआ है। कि पूछताछ में जो इनके द्वारा बताया जाता है कि अलग अलग स्थानों से लाते हैं, कभी यूपी से, कभी बिहार से, कभी मध्य प्रदेश के किसी ज़िले से, इस तरीके से अलग अलग स्थानों से लाए जाते हैं। उसकी भी तस्दीक हमारे द्वारा की जाती है और उसमें भी हमारी टीमें पतासाजी में लगी रहती हैं। बताया जा रहा है कि राजधानी रायपुर समेत राज्य में सक्रिय अवैध हथियार तस्कर यूपी के जौनपुर समेत बिहार के मुंगेर और एमपी के मालवा अंचल से हथियार लाकर गुंडे बदमाशों को सप्लाई कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस रामसागर पारा इलाके में हुए गोलीकांड के शिकायतकर्ता की तलाश में जुटी है, लेकिन इस मामले के सीसीटीवी में दिख रहे कई संदेही के शहर से फरार होने की भी खबर है। राज्य बनने के बाद राजधानी रायपुर में कई बड़े गैंगवार हुए जिनमें अवैध हथियार बरामद किए गए। इससे साफ जाहिर है कि राजधानी रायपुर में
अवैध हथियारों के तस्कर जो हैं वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। यदि पुलिस ने समय रहते इस ओर जल्द ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पे एक बड़े गैंगवार की आशंका नजर आती है। कैमरामैन मुकेश दरियाब के साथ तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। चलिए अब रायपुर के बाद बात कर लेते हैं संस्कार धानी जबलपुर की। जी हां, जबलपुर के मदन महल इलाके से सैकड़ों परिवारों को विस्थापित तो कर दिया गया है, लेकिन आज भी ये लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। क्या है इन विस्थापितों की समस्याएं, देखिए खास रिपोर्ट में। पहाड़ संरक्षण के नाम पर जबलपुर की मदन महल पहाड़ियों से तेवर इलाके में शिफ्ट हुए सैकड़ों परिवार के लिए ये विस्थापन अब अभिशाप बन चुका है। खुले आसमान के नीचे बांस बल्ली और तिरपाल की छत देकर इन्हें बसा दिया गया, लेकिन आज भी ये लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज हैं। तिरपाल में रहने को मजबूर इन लोगों के घर में जानवर कभी भी घुस जाते हैं, तो दूसरी ओर ये लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं। बच्चों को शहर में पढ़ाई के लिए भेजना हो या बीमार होने पर अस्पताल तक पहुँच, इन छोटी छोटी चीजों के लिए ये लोग काफी परेशान होते हैं। इनके घरों की स्थिति ये बनी हुई है कि एक बारिश आएगी तो पूरे घर भर जाएंगे जी। अब छोटे छोटे बच्चे कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे ये लोग। मतलब निवेदन है शासन से कि तत्काल आएँ और इमीडिएटली देखें, इनकी व्यवस्था बनाएं। एक दिन कलेक्टेड साहब आए और दूसरे तीसरे दिन से हम लोगों को तोड़ने का वो कर दिया यहाँ पर डालने के लिए। और यहाँ पर जब से आए हैं बांस बल्ली देने के बाद वो झांकने नहीं आए कि क्या हो रहा है। यहाँ बच्चों को गर्मी के मारे बहुत बुरा हाल है। कोई व्यवस्था नहीं है कि लाइट भी नहीं है कि गर्मी में बच्चे ऐसे हो रहे हैं। चाहे तो बहुत है, अब बताएं तो बहुत ही समस्याएं होंगी। जिला प्रशासन का कहना है कि तेवर इलाके में विस्थापित कर बसाए गए लोगों को मूलभूत सुविधाओं समेत आवास और बिजली कनेक्शन मुहैया कराने के निर्देश दे दिए गए हैं और जल्द ही तमाम सुविधाएं विस्थापितों को मिल जाएगी, जिसकी लगातार निगरानी भी की जा रही है। 300 को ऊपर है ना परिवारों को तेवर में ना विस्थापित किया है। उसमें नगर निगम की ओर से ना अभी कच्चा रोड बना हुआ है एंड स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है, पानी की टंकी है ना, बोर्स वगैरह लगी हुई है। बीच में हम लोग है ना लगातार इसको देख रहे हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं तो उसको तत्काल हम लोग निराकरण करेंगे। एक तरफ सरकार और प्रशासन के दावे तो दूसरी ओर विस्थापितों की परेशानी। देखना होगा कि प्रशासन कब इन विस्थापितों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करा सकेगी। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। अब आपको ऐसे खबर की जानकारी दे दें जिसका सरोकार सीधे रायपुर वासियों से है। जी हां, अब रायपुर वासियों को ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा। IBC 24 में प्राथमिकता से खबर दिखाए जाने के बाद रायपुर जिला प्रशासन ने धरना प्रदर्शन के स्थान को लेकर संशोधित आदेश जारी कर दिया है। धरना प्रदर्शन के लिए स्थल परिवर्तन के लिए आदेश जारी करने के कुछ घंटे बाद ही रायपुर जिला प्रशासन ने इस पर संशोधित आदेश जारी किया। अब रायपुर शहर के बूढ़ा तालाब के सामने स्थित धरना स्थल पर 100 की संख्या में प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकेंगे। इसके लिए भी प्रशासन से विधिवत अनुमति लेनी होगी। बूढ़ा तालाब के सामने के वर्तमान धरना स्थल पर केवल शांतिपूर्ण आंदोलन की ही अनुमति रहेगी। यहां किसी भी प्रकार की रैली या फिर जुलूस की अनुमति नहीं होगी। अगर 100 से ज्यादा संख्या हो जाती है तो प्रदर्शनकारियों को आंदोलन के लिए राज्योत्सव मैदान निर्धारित कर दिया गया है। आपको बता दें, जिला प्रशासन ने इससे पहले आदेश जारी किया था कि यातायात जाम और कानून व्यवस्था के चलते बूढ़ा तालाब की जगह अब नवा रायपुर अटल नगर में राज्योत्सव मैदान के पास 3 एकड़ में धरना स्थल बनाया जाएगा। लेकिन IBC 24 में प्राथमिकता से खबर दिखाए जाने और कर्मचारी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने अब बूढ़ा तालाब में एक संगठन से 100 लोगों की संख्या में धरना देने की अनुमति जारी कर दी है। अब बात करते हैं सिवनी की। सिवनी के सिमरिया गांव में हुई मॉब लिंचिंग की घटना की जांच करने पहुंचे बीजेपी के 6 सदस्यीय जांच दल को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। जिस वक्त राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके पत्रकारों से बातचीत कर रही थी, उसी दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी की, जिससे नाराज सांसद प्रेस वार्ता बीच में ही छोड़कर चली गई। दरअसल नाराज ग्रामीण घटना में शामिल आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे थे। बता दें कि 2 मई को सिमरिया गांव में करीब 15 लोगों ने 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 6 सदस्यीय जांच टीम का गठित किया था। जांच दल में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धुर्वे, सांसद गजेंद्र पटेल, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कल सिंह भावर, सांसद दुर्गादास उइके, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नत्था शाह, विधायक हरिशंकर खटीक और राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके शामिल हैं। उनकी स्थिति जो मैं देख पा रही हूँ 24 घंटा, एक तो वो खुद से परेशान है और ऐसी भीषण गर्मी में भी आज वो कैसी स्थिति में वो रह रहे हैं। हम
तो खरगोन में हमने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस डेलीगेशन को आक्रोश का सामना करना पड़ा, तो वहीं पर कुछ ऐसी ही तस्वीर बीजेपी के जांच दल जो पहुंचा था उनको सामने करनी पड़ी। चलिए बढ़ते आगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शिवपुरी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भारत में कोरोना से हुई 47 लाख मौतों वाली WHO की रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार देते हुए कहा है कि देश भर ने इस रिपोर्ट का खंडन करते हुए निंदा की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मृत्यु और जन्म को रजिस्टर्ड करने का फुल प्रूफ सिस्टम है जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। WHO ने किन कारणों से ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसका कोई आधार उनके पास नहीं है। सारंग ने मामले में कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता इस मामले में भी हिंदुस्तान का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं शिवपुरी में शुरू की जाने वाली मेडिकल सुविधाओं के बारे में उन्होंने बताया कि शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट के लिए अभी 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। किन कारणों से ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है ये तो हमें नहीं मालूम, उनका आधार नहीं है। उन्होंने जो आधार बनाया है कि मैथमेटिक्स फॉर्मूले से हमने किया, ये आश्चर्यजनक बात है। हाइपोथेटिक बात करके कोई इतनी बड़ी संस्था किसी देश का मान और सम्मान कम करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर वाणी हमर गोत। मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। नमस्कार।